हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। चीन में हुई किसान मजदूरों की वामपंथी क्रांति से तो ज़्यादातर लोग वाकिफ होते हैं, लेकिन सदियों से महिलाओं और वंचितों पर होने वाले अत्याचार और शोषण की कहानियाँ अमूमन देश दुनिया के आम लोगों तक नहीं पहुँच पाईं। इसके राजनीतिक कारण रहे हैं। यही वजह है कि चीन के 2 लेखकों को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलने के बावजूद हम चीनी साहित्य समाज के बारे में कम ही जानते हैं। यह विडंबनापूर्ण है कि दुनिया भर में चीनी समाज और संस्कृति के बारे में जानकारी देने के लिए सबसे लोकप्रिय लेखिका रही हैं अमेरिकी मूल की लेखिका पर्ल एस बक। पर्ल एस बक के बाद संभवतः वैसी लोकप्रियता मो यान को ही मिल पाई, जिन्हें 2012 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बहरहाल पर्ल एस बक का शुरुआती जीवन चीन में ही बीता। वयस्क पर्ल भी चीन के अनहुई प्रांत में कई वर्षों तक रही और उनके लेखन में यहीं के चीनी समुदाय का बहुत जीवंत वर्णन है। उन्होंने झेनजियांग प्रांत और उसके करीबी इलाकों के समाज, संस्कृति और इतिहास को भी सूक्ष्मता से देखा और अध्ययन किया। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास द गुड अर्थ चीन के समाज की गहरी समझ और अभिव्यक्ति का सशक्त उदाहरण है। इसी उपन्यास पर आधारित थी 1937 में बनी फिल्म द गुड अर्थ। फिल्म की कहानी है वांग लुन नाम के गरीब किसान की, जो एक अमीर किसान के खेतों पर काम करता है। उसका विवाह होता है उसी किसान के घर में काम करने वाली युवा लड़की ओलान से। दोनों बहुत मेहनत से अपना घर बसाते हैं और कुछ जमीन भी खरीद लेते हैं। वांग लुन और ओलान के 3 संतानें होती हैं, लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो अकाल पड़ जाता है। हाड़ तोड़ मेहनत के बावजूद 2 जून रोटी की भी किल्लत हो जाती है, तो वांग लुन जमीन बेच देने का निश्चय करता है। ओलान अड़ जाती है कि कुछ भी हो जमीन नहीं बेचेंगे। तब वे फैसला करते हैं कि जब तक सूखे और अकाल जैसे हालात हैं, वे गांव छोड़कर कहीं और गुजारा कर लेंगे। अनहुई प्रांत छोड़कर वे दक्षिण चीन की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वहां भी कोई खास काम न मिलने के कारण इस परिवार को भीख मांगकर गुजारा करना पड़ता है। ओलान सारे कष्टों का बहुत दृढ़ता से सामना करती है और वांग लुन की हिम्मत नहीं टूटने देती। सूखे और अकाल की स्थिति अब खत्म हो गई है, ये जानकर वांग लुन परिवार फिर वापस आता है और अपनी जमीन पर खेती शुरू करता है। इसी बीच किसान श्रमिकों की क्रांति हो जाती है और वे अपने सामने उस अमीर घर को नष्ट होता देखते हैं जहां वे पहले काम करते थे। वांग लुन और ओलान अपनी मेहनत से एक बार फिर खुशहाल हो जाते हैं, लेकिन समृद्धि अपने साथ कुछ बदलाव भी लेकर आती है। वांग लुन को एक युवा स्त्री से प्रेम हो जाता है और वह ओलान से दूसरा विवाह करने की इच्छा जाहिर करता है। ओलान जीवन के संघर्षों से अब थक चुकी है। वांग लुन की बात सुनकर उसका दिल टूट जाता है, फिर भी वह उसके दूसरे विवाह के लिए राजी हो जाती है। इसी बीच उनके इलाके में टिड्डियों का हमला हो जाता है, जिससे उनकी सारी फसल नष्ट होने के कगार पर आ जाती है और एक बार फिर वांग लुन परिवार जुट जाता है अपनी फसलों को बचाने में। थकी हारी ओलान आखिरकार दम तोड़ देती है। उसके जाने के बाद वांग लुन को एहसास होता है कि ओलान उसके लिए उतनी ही जरूरी थी जितना कि एक किसान के लिए उसकी जमीन। एक किसान परिवार की संवेदनशील कहानी के जरिए लेखक पर्ल एस बक ने चीन के समाज, संस्कृति, परिवार, महिलाओं की स्थिति को सशक्त रूप से हाईलाइट किया और निर्देशक सिडनी फ्रैंकलिन ने इसे बखूबी पर्दे पर उतारा। लेकिन विडंबना ये कि चीन के समाज पर बनी इस फिल्म की लगभग सभी मुख्य भूमिकाएं निभाई अमेरिकी कलाकारों ने। वांग लुन की भूमिका में थे पॉल मुनी और ओलान का किरदार निभाया लुईज राइनर ने। कुछ एशिया मूल के कलाकारों ने अन्य भूमिकाएं निभाई जो बहुत छोटी छोटी थी। इससे हॉलीवुड में निहित रंग भेद और नस्ल भेद को लेकर भी विवाद खड़ा हुआ। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पॉल मुनी और जर्मन मूल की लुईज राइनर ने अपने किरदारों पर बहुत मेहनत की और गजब का अभिनय किया। लुईज राइनर को 1935 में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार मिला था। 1938 में भी उन्हें द गुड अर्थ के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। उनके शुरुआती जर्मन लहजे को छोड़ दिया जाए तो द गुड अर्थ में मितभाषी, दबी हुई, संवेदनशील लेकिन मेहनतकश महिला के तौर पर उन्होंने 19वीं सदी की चीनी महिलाओं की स्थिति का दमदार चित्रांकन किया। उनके शुरुआती जर्मन लहजे को छोड़ दिया जाए तो द गुड अर्थ में मितभाषी, दबी हुई, संवेदनशील लेकिन मेहनतकश महिला के तौर पर उन्होंने 19वीं सदी की चीनी महिलाओं की स्थिति का दमदार चित्रांकन किया। एक चीनी स्त्री के तौर तरीके सीखना भी लुईज के लिए चुनौती थी। लुईज ने एक दिलचस्प वाकया बताया था। जब कास्टिंग के लिए स्टूडियो में अभिनेताओं की लाइन लगी हुई थी तो लुईज इस भीड़ में एक युवती से टकरा गईं और उनका पर्स नीचे गिर गया।
वह चीनी लड़की जिस तरह से शर्मिंदा होते हुए पर्स उठाने के लिए नीचे झुकी, लुइस ने इसी से अंदाजा लगाया कि चीन की महिलाएं किस तरह बर्ताव करती होंगी। इस फिल्म को बनाने में 4 साल लगे। रिलीज होते ही यह चर्चा का विषय बन गई। एक तो फिल्म का बजट उस वक्त के हिसाब से बहुत ज्यादा था, लगभग $30 लाख। दूसरे, यह चीन पर बनी पहली गंभीर अमेरिकी फिल्म थी जिसने अमेरिकी और यूरोपीय दर्शकों के बीच चीनी समाज की मानवीय छवि बनाने का अर्थपूर्ण काम किया। यह बात गौर करने लायक है कि तमाम सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक भिन्नताएं होने के बावजूद एक किसान और कामगर स्त्री की स्थिति हर समाज में कमोबेश एक सी ही रही है। 30 के दशक में चीन ने बहुत से राजनीतिक, सामाजिक उतार चढ़ाव झेले। पितृसत्तात्मक समाज में इन बदलावों की पीड़ा सबसे ज्यादा झेली महिलाओं ने, जो ओलान का चरित्र बहुत जीवंतता से दर्शाता है। आज द गुड अर्थ को 20वीं सदी की शुरुआत में चीन के किसान और महिलाओं की दशा का सजीव चित्रण करने वाली बेहतरीन फिल्म के रूप में जाना जाता है।